लो फ्रेंड्स, हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बंगाल को पढ़ रहे थे। ठीक है, बंगाल में हमने प्लासी का युद्ध देख लिया था। अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मीर जाफर से स्टार्ट कर रहे हैं। मीर जाफर तक हमने पढ़ लिया था। जो 1760 में सत्ता परिवर्तन होता है, उसको ब्रिटिश अधिकारी वेंसी टाट ने इसको क्रांति की संज्ञा दी थी, परंतु विभिन्न कारण हमने देखे थे कि इसको किस तरह से क्रांति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। मीर जाफर से जो 1763 से 1765 तक था। इसी के समय क्या हुआ था? इसी के समय बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बक्सर का युद्ध माना जाता है इतिहास में 1764 में एक युगांतकारी घटना थी, जिससे ब्रिटिश सत्ता भारत में वास्तविक रूप से स्थापित हुई। इसके समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी तरफ अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। है ना, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की। कौन सी की? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। है ना, अंग्रेजों ने इसके तहत दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार प्राप्त करना मतलब राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त करना। राजस्व वसूली के अधिकारों को प्राप्त कर लिए। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तात्कालिक स्तर पर अन्य जो प्रतिद्वंदी थे यूरोपियों के, जैसे डच हो गए, है ना, फ्रांसीसी हो गए, इनसे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की। ठीक है, फिर आता है हमारा देखो बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला, जो 1765 से 1766 तक था। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र नज्म उद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। है ना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कठपुतली नवाब बनकर रह गए थे। जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापक रूप से हस्तक्षेप करने लगी, तब से बंगाल के जो नवाब थे, कठपुतली नवाब बनकर रह गए थे। इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई नजमुद्दौला के समय, जिसके लिए क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव थे, इनको लंदन से बुलाया गया। ठीक है, अब इलाहाबाद की संधि के क्या क्या प्रावधान थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू के स्तर पर पूछा जाता है। और इलाहाबाद की संधि इतिहास की एक महत्वपूर्ण संधियों में भी मानी जाती है। ठीक है, इसमें हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अवध का नवाब कौन था? जब सुजाउद्दौला थे। मुगल सम्राट कौन था तात्कालिक स्तर पर? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब जो नजमुद्दौला था, जो अबदस्त मतलब जो कठपुतली नवाब था। और ये क्या था? ये अल्पवयस्क भी था। है ना, मतलब अल्पवयस्क, कम उम्र के नजमुद्दौला, इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। अब संधि के प्रावधानों को देखें, तो वैसे संधि कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। अंग्रेज जीते हुए, तो जो अंग्रेज चाहेंगे वही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। है ना, इन जगह की दीवानी प्राप्त कर ली, तो एक व्यापक स्तर पर इन्हें राजस्व की प्राप्ति होने लगी। इससे क्या होगा? इनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देगी, किंतु ये धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ठीक है, ये भी एक प्रमुख प्रावधान था। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर उसे मुगल मुगल सम्राट को दे दिया गया। है ना, अवध के नवाब से कौन कौन से क्षेत्र ले लिए? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया। युद्ध हर जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए प्राप्त किए। है ना, जो युद्ध हुआ, उसके हर जाने के लिए अवध के नवाब से 50 लाख रुपए अंग्रेजों ने लिए। है ना, अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है, तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब देंगे। मतलब एक तरह से रणनीतिक रूप से भी अवध को ब्रिटिश के अधीन कर लिया। इस तरह इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत के वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत हो गए। है ना, मतलब मुगल सम्राट से इस तरह से उन्होंने समझौता किया कि वो बंगाल का पूरा राजस्व अपने पास रखेंगे। ये समझौता, इस तरह बक्सर के युद्ध
में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। अब अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी, है ना। प्लासी से चली आ रही, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी से चली आ रही धन की लूट, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा था? दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। प्लासी में भी इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे, परंतु व्यापक स्तर पर दीवानी अधिकार 1764 के बक्सर युद्ध से, है ना, बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर के युद्ध के बाद व्यापक स्तर पर इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिली, इसलिए बक्सर के युद्ध को एक ऐतिहासिक या निर्णायक युद्ध माना जाता है ना। एक निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को। अब बक्सर के युद्ध के बाद स्थितियां काफी बदल जाती है। बंगाल के नवाब कठपुतली नवाब बनकर रह जाते हैं। तो बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो द्वैध शासन लागू कर देती है। द्वैध शासन का कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ जो राजस्व वसूली का अधिकार है वो कंपनी ले लेती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि जो उत्तरदायित्व होते हैं जैसे पुलिस प्रशासन को देखना, है ना, ये चीजें कौन रहती है? बंगाल के नवाब के पक्ष में रहती है। ठीक है, तो बंगाल का द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चलता है। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग आएंगे तो इस द्वैध शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सत्ता को बंगाल में स्थापित कर देंगे, परंतु अभी तक 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 में द्वैध शासन की स्थापना, ये द्वैध शासन 1772 तक चला। इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार कंपनी के पास रहा। दीवानी अधिकार से कहने का तात्पर्य कि जो राजस्व वसूली का अधिकार है वो कंपनी के पास रहा, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व, है ना, जैसे पुलिस वगैरह और किसी तरह का अपराध वगैरह होता है तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा। इस प्रकार एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन मौजूद था, है ना। एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ था नवाब का। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था, है ना। नवाब के पास उत्तरदायित्व था, उसे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया। अब बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के कारणों को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे प्रमुख कारण ये था कि कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता है ना। डायरेक्ट अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के शासक को हटाकर खुद शासन करने लगती तो व्यापक जन असंतोष, जो वहां पर जनता थी, मुस्लिम माहौल जो भी लोग थे, वहां पे विरोध का सामना उन्हें करना पड़ सकता था। इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते हैं। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भारत में आई थी। तो उनका प्राइम मोटिव था कि हमें आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। तो इससे क्या होता है, अगर डायरेक्ट शासन करते तो उनके आर्थिक लाभ बाधित होते ना। अतः आर्थिक लाभ को लेने के लिए उन्होंने द्वैध शासन स्थापित किया, है ना, द्वैध शासन स्थापित। दूसरा कारण अगर देखें, प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भेद, है ना। अगर डायरेक्ट सत्ता ले लेती तो तात्कालिक स्तर पर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, है ना, जैसे फ्रांसीसी वगैरह हो गए, उनका विरोध हो सकता था, है ना। तो उन्हें कर देने पर, बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था। अगर ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन करने लगती तो फिर वो जो यूरोपीय कंपनी थी उनको कर देने के लिए इनको कहना पड़ता, तो उनसे टकराव होता, है ना। अतः संघर्ष से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया ना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस तरह से नहीं चाहती थी कि हम हमारी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है उनसे किसी तरह के संघर्ष में उलझे, क्योंकि अगर यहाँ पे उलझते तो इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ता। तात्कालिक स्तर पर यूरोप में काफी सत्ता संघर्ष चल रहा था, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया हो गया, तो वो वहां पे संघर्ष चल रहा है। अगर यहाँ पे लड़ाई होती तो वहां पे भी लड़ाई हो जाती, इसलिए उन्होंने इस तरह से बचने का प्रयास। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया, है ना। किसी तरह के जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी किसी तरह के प्रशासन से नहीं उलझना चाहती थी, इसलिए उन्होंने द्वैध शासन किया, द्वैध शासन लागू किया और केवल आर्थिक हितों को ही अपने प्राइम सेंटर में रखा। यदि कंपनी बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, है ना। अगर कंपनी डायरेक्ट रूप से शासन अपने हाथों में ले लेती तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण से यहाँ पे कार्य कर रही थी, ब्रिटिश संसद इनके कार्यों में व्यापक हस्तक्षेप करती और हो सकता था कि कंपनी से
राजस्व अधिकार भी छीन लिए जाते या कंपनी को वापस बुला लिया जाता। बहुत सारे स्थितियां बन सकती थी, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट अपने हाथों में शासन नहीं लिया। इस नियंत्रण से बचने के लिए बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। अब बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के परिणाम क्या हुए, है ना? लागू तो कर दिया, स्थितियां जो हो गई, राजस्व वसूली करने लगे और नवाब के बाद प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहा, तो इस सबका परिणाम क्या हुआ? कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई, है ना? जब नवाब के पास केवल कानून व्यवस्था बची और उनके पास धन का स्रोत काफी कम हो गया, तो वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में असफल रहे, ना? असफल रहे तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ? बंगाल में अव्यवस्था फैली, है ना? चोरी, डकैती, भुखमरी ऐसी स्थितियों की उत्पन्न होने लगा। कंपनी द्वारा बंगाल में मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, है ना? जब कंपनी बंगाल में राजस्व का निर्धारण करने लगी, तो वो जनहित से जुड़कर अपने राजस्व का निर्धारण नहीं कर रही थी, बल्कि वो कर रही थी अपने अधिकतम लाभ को कमाने के उद्देश्य से राजस्व का निर्धारण कर रही थी। इससे क्या हुआ? किसानों के ऊपर कर का बोझ बढ़ा और उनकी स्थिति दयनीय हुई। वस्तुतः द्वैध शासन से पूर्व, है ना, द्वैध शासन से पूर्व अगर 1764-65 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी, तो 1765-66 में ये 1.5 करोड़ रुपए हो गई, है ना? इतना ज्यादा राजस्व, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने राजस्व का निर्धारण किया कि लगभग 2 गुनी के लगभग इन्होंने राशि बढ़ा दी। इससे क्या होगा? किसानों का आर्थिक शोषण होगा, है ना, निर्धरीकरण होगा। इससे क्या होगा? पूरा बंगाल में गरीबी, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि होने लगी। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, है ना? निजी व्यापार भी करने लगे कंपनी के कर्मचारी, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जो देखो, हर जगह भ्रष्टाचार तो रहता ही है, चाहे कम रहे ज्यादा रहे, तो कंपनी के निजी स्तर के जो लोग थे वो भी अपना लाभ देखने लगे, खुद को संपन्न करने में आगे बढ़ाने लगे। इससे क्या हो गया? कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। फिर क्या होता है? अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति कर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। इस तरह प्लासी से शुरू हुई नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई, है ना? 1772 में वारेन हेस्टिंग आते हैं और ये जो बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था 1765 से, उसे समाप्त करके एक ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर देते हैं, है ना? और बंगाल के नवाब को मतलब हटाकर पूरी तरह से 1772 से सारे अधिकार अपने पास ले लेते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अधिकार में आ जाती है। इनके पास प्रशासनिक प्रशासनिक नियंत्रण भी आ जाता है, मतलब प्रशासनिक कार्य भी ये देखने लगती है, राजस्व के कार्य भी देखने लगती है ना? राजस्व के कार्य भी देखने लगती है। पूरी तरह से नियंत्रण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है 1772 से, जो प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुई थी। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था कि राजस्व, जैसे हम दीवानी मामले कहते हैं, दीवानी मामले प्राप्त किए थे। बक्सर में दीवानी मामलों में वृद्धि हुई थी। एक क्रमिक रूप से ये परिवर्तन हो रहा है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें कुछ राजस्व प्राप्त किया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद इलाहाबाद की संधि में एक तरह से पूरी तरह से राजस्व नियंत्रण कर लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों पर। फिर आगे जैसे जैसे 6-7 साल का अंतर होता है 1772 में, जब पूरी तरह से स्थितियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है, तो वहां पे जो प्रशासनिक कार्य वो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी देखने लगती है और 1772 में वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में एक पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है ना? अब आगे किस तरह से गतिविधियां होंगी, जो वारेन हेस्टिंग किस तरह से वहां पे कलेक्टर ने एक प्रशासन में सुधार करेगा और बंगाल के स्तर पर लोगों लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा, हम उसके इन चीजों को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए